इस वीडियो का सबसे पहला सवाल नंबर 101। इस अधिनियम की धारा 19 में किसको साप्ताहिक विश्राम के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा अ, राज्य सरकार। अगला सवाल 102 नंबर। इस अधिनियम की धारा 29(1) के अनुसार यदि कोई किसी निरीक्षक के कार्य में बाधा डालेगा तो उसे सजा के रूप में दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा स, 3 मास का कारावास या 500 रुपये या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला सवाल 103 नंबर। मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 की धारा 39 यानी सेक्शन 39 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अ, केंद्रीय सरकार किसी राज्य सरकार को उस राज्य में इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों का निष्पादन करने के संबंध में निर्देश दे सके। अगला सवाल 104 नंबर। इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी? तो इसका सही उत्तर होगा ब, धारा 40 के 1 के अनुसार। अगला सवाल 105 नंबर। इस अधिनियम की किस धारा में कंपनियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों के संबंध में उपबंध प्रस्तुत किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा स, धारा 14। अगला सवाल 106 नंबर। ठेका श्रम विनियमन और उत्सादन अधिनियम 1970 कब प्रभाव में लाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 10 फरवरी 1971 को। अगला सवाल 107 नंबर। इस अधिनियम का उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर होगा स, ठेकेदारों पर कतिपय निर्बंधन एवं दायित्व आरोपित करना। अगला सवाल 108 नंबर। ठेका श्रम विनियमन और उत्सादन अधिनियम का विस्तार है, तो इसका सही उत्तर होगा असंपूर्ण भारत पे। अगला सवाल 109 नंबर। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में कहा कि ठेका श्रम विनियमन और उत्सादन अधिनियम 1970 न केवल निजी नियोजकों पर लागू होता है बल्कि राजकीय उद्योगों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजकों पर भी लागू होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ब, भेल वर्कर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1985 SC। अगला सवाल 110 नंबर। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने सलाहकार बोर्ड के परामर्श को राज्य पर बाध्यकारी नहीं बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा अ, आंध्र प्रदेश राज्य बनाम नारायण बेलूर बीड़ी उत्पादन कारखाना 1973। अगला सवाल 111 नंबर। इस अधिनियम की कौन सी धारा श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से संरक्षण प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर होगा अ, धारा 21। अगला सवाल 112 नंबर। इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार किसी राज्य में इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के बारे में संबंध राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा ब, धारा 33। अगला सवाल 113 नंबर। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 एक है, तो इसका सही उत्तर होगा अ, सामाजिक सुरक्षा का विधायक। अगला सवाल 114 नंबर। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 कर्मकारों को प्रतिकर देने संबंधी उपबंध प्रस्तुत करती है, तो इसका सही उत्तर होगा द, उपयुक्त सभी। अगला सवाल 115 नंबर। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 की संवैधानिकता का प्रश्न किस मामले में उठाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा अ, मोहम्मद अली बनाम भारत। अगला सवाल 116 नंबर। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अंतर्गत आश्रित से अभिप्राय है, तो इसका सही उत्तर होगा द, उपयुक्त सभी। यानी अ है विधवा आवश्यक, ब है अधर्मज पुत्र और अविवाहित अधर्मज पुत्री, स है विधवा माता आवश्यक दंतक। अगला सवाल 117 नंबर। इस अधिनियम की किस धारा में कहा गया कि कर्मकार की हुई क्षति की प्रकृति के अनुसार प्रतिकर की राशि का भुगतान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ब, धारा 4 के अनुसार। अगला सवाल 118 नंबर। इस अधिनियम की किस धारा में पुनर्विलोकन एंड रिवेन्यू संबंधी उपबंध दिए गए? तो इसका सही उत्तर होगा अ, धारा 6 में। अगला सवाल 119 नंबर। इस अधिनियम की किस धारा में मृतक कर्मकार के आश्रितों में प्रतिकर राशि के वितरण संबंधी उपबंध प्रस्तुत किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा स, धारा 8 में। अगला सवाल 120 नंबर। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में कर्मचारियों को निम्न सुविधा प्रदान करने संबंधी उपबंध किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा द, उपयुक्त सभी। यानी अ है कर्मचारियों की बीमारी, ब है प्रस्तुति, स है नियोजन क्षति। अगला सवाल 121 नंबर। मौसमी कारखाना का अभिप्राय दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा अ, धारा 19 के क में। अगला सवाल 122 नंबर। इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी में निम्नलिखित अदायगियां सम्मिलित है, तो इसका सही उत्तर होगा यह उपयुक्त सभी। यानी अ है अधिसमय कार्य के लिए किया गया भुगतान, ब है मकान किराया भत्ता रात्रि पारी भत्ता, स है जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए कर्मचारियों को दिया जाने वाला भत्ता, और स है दोपहर के समय भोजन भत्ता। अगला सवाल 123 नंबर। कर्मचारी राज्य बीमा निधि के संबंध में उपबंध किस धारा में किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा अ, धारा 26 में। अगला सवाल 124 नंबर। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत निगम को संपत्ति अर्जन एवं धारण संबंधी क्या अधिकार दिए गए? तो इसका सही उत्तर होगा द, उपयुक्त सभी।
यानी अ है निगम, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन और धारण कर सकेगा। ब है निगम समय पर ऐसे धनों को विनिहित कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन उचित रूप में चुकाए जाने योग्य व्ययों के तुरंत अपेक्षित नहीं है। और स है निगम केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से उधार ले सकेगा और ऐसे उधार के चुकाने के लिए उपाय कर सके। अगला सवाल 125 नंबर, अंशदान संबंधी बंद किस धारा में किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 39 यानी सेक्शन 39। अगला सवाल 126 नंबर, धारा 45 ख के अनुसार इस अधिनियम के अधीन कोई भी अंशदान भू राजस्व के बकाया के तौर पर किस पद्धति से वसूला जा सकेगा? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ है चूक करने वाले व्यक्ति पर एक रिट पिटीशन प्रस्तुत कर, ब है संबंध न्यायालय में उपस्थित होने पर आह्वान करने के द्वारा, और स है संपत्ति की कुर्कियों बिक्री द्वारा। अगला सवाल 127 नंबर, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान करना है? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ है बीमारी पर सुविधा एवं प्रसूति पर सुविधा, और ब है निषक्ता पर सुविधा, और स है आश्रित पर सुविधा। अगला सवाल 128 नंबर, किस मामले में कहा गया है कि बीमारी पर रहने वाला कर्मचारी उस अवधि की मजदूरी पाने का हकदार होगा भले उसे बीमारी का लाभ मिल गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अ मैनेजमेंट ऑफ ड्यूकेशन प्रेस बनाम श्रम न्यायालय मद्रास 1982 LL। अगला सवाल 129 नंबर, इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत चिकित्सा बोर्डों के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 74 एवं 76। अगला सवाल 130 नंबर, इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कर्मचारी बीमा न्यायालय का गठन करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा स धारा 74। अगला सवाल 131 नंबर, इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार किसी राज्य में क्रांतित करने हेतु संबंध राज्य सरकार को निर्देश दे सकेगी? तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 92। अगला सवाल 132 नंबर, इस अधिनियम का उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर होगा अ कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर या उसकी मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अगला सवाल 133 नंबर, किस धारा में कहा गया कि परिवार पेंशन निधि के अधीन स्थापित परिवार पेंशन निधि से है? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 2 के 6 अगला सवाल 134 नंबर, कर्मचारी भविष्य निधि योजना को गठित करने के उपबंध इस अधिनियम की किस धारा में किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 5। अगला सवाल 135 नंबर, किस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि भविष्य निधि योजना का पैरा 69(4) ऐसे प्रकरणों पर लागू नहीं होगा जहां कर्मकारों ने उसी कारखाने में फिर से काम करना प्रारंभ कर दिया है जिसमें उन्होंने निधि को वापस देने के आदेश के पूर्व 1 वर्ष से अधिक अवधि तक काम किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अ लून करम सेठिया बनाम अतिरिक्त जिलाधीश आगरा 1958। अगला सवाल 136 नंबर, इस अधिनियम की धारा 6 में किससे संबंधित उपबंध दिए गए? तो इसका सही उत्तर होगा अ कर्मचारी निक्षेप सहबंध बीमा योजना। अगला सवाल 137 नंबर, इस अधिनियम की धारा 8 में किसके संबंध में उपबंध किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा ब नियोजकों से देय धनराशि की वसूली की पद्धति। अगला सवाल 138 नंबर, इस अधिनियम की धारा 13 में किसकी नियुक्ति, उनके क्षेत्राधिकार और उनके दायित्व तथा कर्तव्यों के बारे में उपबंध किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा अ निरीक्षक। अगला सवाल 113 है, इस अधिनियम में किस धारा के अधीन नियोजकों को नुकसानी वसूल करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 14 के खाम। अगला सवाल 140 नंबर, इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वर्तमान भविष्य निधियों से संबंधित निम्न विशेष उपबंध दिए गए? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 15। अगला सवाल 141 नंबर, इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार समय समय पर केंद्रीय बोर्ड को ऐसा निर्देश दे सकती है जो वह इस अधिनियम के उचित प्रबंध के लिए आवश्यक समझे? जब केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्देशन दिया जाएगा तब केंद्रीय बोर्ड ऐसे निर्देशन के अनुसार अपने कार्यों का संचालन करेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 21। अगला सवाल 142 नंबर, इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कर्मचारी कुटुंब पेंशन योजना संबंधी समुचित उपबंध दिए गए? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 6 के काम। अगला सवाल 143 नंबर, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 का क्षेत्राधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ब संपूर्ण भारत पर। अगला सवाल 144 नंबर, किस मामले में कहा गया है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 सामाजिक न्याय पर आधारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम है? तो इसका सही उत्तर होगा अ बी साह बनाम श्रम न्यायालय कोइटुम्बर AR 1978 SC। अगला सवाल 145 नंबर, इस अधिनियम की किस धारा में कुछ अवधियों के दौरान महिलाओं का नियोजन या उनके द्वारा काम का किया जाना प्रतिषेधित है? तो इसका सही उत्तर होगा स धारा 4। अगला सवाल 146 नंबर,
उद्योग नियोजित प्रत्येक महिला कर्मकार को प्रसव तथा गर्भपात के लिए सब मिलाकर कितने सप्ताह का विश्राम पाने का विधिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा ब 12 सप्ताह। अगला सवाल 147 नंबर, मातृत्व लाभ के संदाय के लिए अधिकार इस अधिनियम के किस धारा में दिए गए? तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 5 के 1। अगला सवाल 148 नंबर, इस अधिनियम की धारा 5 ख के अनुसार किन स्थितियों में मातृत्व लाभ का भुगतान प्राप्त हो सकेगा? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी। अ है प्रत्येक महिला को जो किसी ऐसे कारखाने अथवा अन्य स्थापन में नियोजित है जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के उपबंध लागू होंगे, और वह है जिसकी मजदूरी अधिक समय काम के लिए परिश्रमिक के सिवा 1 माह के लिए उस अधिनियम की धारा 2 के 9 के ख में निर्दिष्ट राशि से अधिक है, और स है जो धारा 5(2) में निर्दिष्ट शर्तें की पूर्ति करती है, इस अधिनियम के अधीन मातृत्व लाभ भुगतान प्राप्त करने की हकदार। अगला प्रश्न 114 है, इस अधिनियम की किस धारा में मातृत्व लाभ के दावे की सूचना और उसकी अदायगी के संबंधी उपबंध किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 7। अगला सवाल 150 नंबर, इस अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किस प्रकार के लाभ का भुगतान किए जाने का उपबंध है? तो इसका सही उत्तर है स, किसी महिला की मृत्यु की स्थिति में मातृत्व लाभ का भुगतान। अगला सवाल 151 नंबर, इस अधिनियम की किस धारा के अनुसार कोई कर्मकार महिला गर्भपात की अवकाश प्राप्त करने की हकदार है? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 9। अगला सवाल 152 नंबर, इस अधिनियम की किस धारा के अनुसार कोई महिला अपने नियोजक द्वारा धारा 6 के अनुपस्थित रहने के लिए स्वीकृति प्राप्त कर लेने के पश्चात ऐसी प्राधिकृत अनुपस्थिति के दौरान किसी अवधि में किसी स्थापन में काम करेगी तो ऐसी अवधि के लिए मातृत्व लाभ का उसका दावा समाप्त हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 18। अगला सवाल 153 नंबर, बोनस भुगतान अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा स 1965। अगला सवाल 154 नंबर, बोनस भुगतान अधिनियम का विस्तार है, तो इसका सही उत्तर होगा अ संपूर्ण भारत। अगला सवाल 155 नंबर, बोनस भुगतान अधिनियम ऐसे कारखानों पर लागू होगा जहां, तो इसका सही उत्तर होगा अ 20 या 20 से अधिक मजदूर किसी लेखा वर्ष के दौरान नियोजित। अगला सवाल 156 नंबर, इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार हर कर्मचारी अपने नियोजक से लेखा वर्ष में कम बोनस पाने का हकदार होगा। तो इसका सही उत्तर होगा स, यह तब जबकि उसने उस स्थान में उस वर्ष कम से कम 30 दिनों तक के लिए काम किया हो। अगला सवाल 157 नंबर, इस अधिनियम में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी कोई कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन बोनस प्राप्त करने के लिए कब आयोग माना जाएगा? यदि वह, तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी। यानी अ है कपट करता है, ब है स्थापन के परिसर में होते हुए किसी बलवात्मक या हिंसात्मक आचरण करता है, या स है स्थापन की किसी संपत्ति की चोरी जिसके दुर्विनियोग या अभिध्वंस के कारण सेवायुच्युत कर दिया जाता है। अगला सवाल 158 नंबर, इस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार बोनस की न्यूनतम भुगतान राशि क्या दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ब, कर्मचारी द्वारा अर्जित वेतन या मजदूरी के 8.33% से अन्यून या 100 रुपया, इन दोनों में से जो अधिक हो। अगला सवाल 159 है, नियोजक द्वारा कर्मचारी के बोनस में से कब कटौती की जा सकती है? धारा 18 के अनुसार। तो इसका सही उत्तर होगा अ, जहां कोई कर्मचारी किसी औपचारिक या मिसकंडक्ट का दोषी किसी लेखा वर्ष में पाया जाता है जिससे नियोजक की वित्तीय हानि होती है। अगला सवाल 160 नंबर, निम्नलिखित किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने बोनस बकाया राशि पर 9% ब्याज दर इस तिथि से दिलाया जिस तिथि पर बोनस दे घोषित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ब, सखर मिल्स मजदूर संघ बनाम ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड 1985। अगला सवाल 161 नंबर, आपराधिक षड्यंत्र को मुख्य शीर्षक में विभाजित किया जा सकता है जो कि निम्न है? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी। यानी अ है अपराध करने हेतु ठहराव, ब है किन्हीं दुष्टिपूर्ण कार्यों को करने संबंधी ठहराव, और स है न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने संबंधी ठहराव। अगला सवाल 162 नंबर, भारत सरकार ने मजदूरी भुगतान अधिनियम बनाया जिसका मुख्य उद्देश्य, तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी। यानी अ मजदूरी की भुगतान की नियमित व्यवस्था करना, ब है वैध मुद्रा में मजदूरी भुगतान की व्यवस्था करना, और स है मजदूरी में अनाधिकृत कटौतियों को रोकना। अगला सवाल है 163 नंबर, किस बात में कर्मचारी की मृत्यु नियोजन के अनुक्रम में घटी दुर्घटना के फलस्वरूप हुई? वहाँ ऐसे बचाव का कोई आधार नहीं होगा कि उस कर्मचारी की सुरक्षा के लिए स्पष्ट आदेश जारी किए गए थे और आदेशों की अवहेलना जानबूझकर की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ब, आरबी मुंडा बनाम मुसम्मात मनोज। अगला सवाल 166 नंबर, किस मामले में कहा गया कि एक सीमित समय के लिए अपीलकर्ता के आवासीय भवन के बगल स्थित टेक्सटाइल मिल की छत की मरम्मत करने
वाला कर्मकार के रूप में प्रतिकर पाने का हकदार नहीं हो। कैजुअल वर्कमैन इसका लाभ नहीं पाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा स ओम प्रकाश बारिश बनाम रंजीत। अगला सवाल 165 नंबर, किस बात में विनिश्चय किया गया कि असहाय स्थिति और भयंकर दरिद्रता के कारण ही श्रमिक वर्ग कम से कम मजदूरी पर काम करना स्वीकार कर ले। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का मुख्य उद्देश्य नियोजक को बाध्य करना है कि वे इस दयनीय स्थिति का अपने पक्ष में लाभ अर्जित न करें। अतः न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण अपरिहार्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ब एच डी सिंह बनाम भारतीय रिजर्व बैंक 1986। अगला सवाल 166 नंबर, श्रमिक विधियों को बनाने के उद्देश्य निम्न है। तो इसका सही उत्तर होगा दो सभी, यानी अ है सामाजिक साम, ब है अंतर्राष्ट्रीय समानता और स है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। अगला सवाल 167 नंबर, श्रमिक विधियों को बनाने का निम्न कारण इस प्रकार है। तो इसका सही उत्तर होगा स उपयुक्त दोनों, यानी अ है सामाजिक सुरक्षा, ब है सामाजिक न्याय। अगला सवाल 168, भारत में विभिन्न श्रमिक विधायनों को अधिनियमित किया गया है जो कि सार रूप में निम्नलिखित है। तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ है कामगार राज्य बीमा अधिनियम 1948, ब है कारखाना अधिनियम 1948 और स है प्रस्तुति लाभ अधिनियम 1961। अगला सवाल 169 नंबर, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत किस धारा में कर्मचारी बीमा न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 74 में। अगला सवाल 170 नंबर, कर्मचारी बीमा न्यायालय की शक्तियां किस धारा में उल्लेखित है। तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 78। अगला सवाल 171 नंबर, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत कर्मचारी बीमा न्यायालय की शक्तियां कौन कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ है एक गवाह को बुलाने की और उसकी उपस्थिति को परिवर्तन करने के संबंध में, ब है दस्तावेजों और तांत्रिक वस्तुओं की तलाशी या खोज कराने और उन्हें प्रस्तुत किए जाने के लिए विवश करने के संबंध, और स है शपथ दिलाने और साक्ष्य अभिलिखित करने के संबंध में। अगला सवाल 172 नंबर, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की कौन सी धारा यह उल्लेखित करती है कि बीमा न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध तब तक अपील करने का अधिकार नहीं है जब तक इस धारा में अपील करने की अनुमति नहीं मिल जाती। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 82 के 1 में। अगला सवाल 173 नंबर, औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 का पारित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 23 अप्रैल 1946। अगला सवाल 174 नंबर, औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 किन औद्योगिक संस्थाओं में लागू माना जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऐसे औद्योगिक संस्था जिसमें कम से कम 100 कर्मकार कार्य करते हैं। अगला सवाल 175 नंबर, औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 की किस धारा में अपीलीय प्राधिकारी को परिभाषित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 2 के काम। अगला सवाल 176 नंबर, औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 की किस धारा में नियोजक को परिभाषित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा स धारा 2 के काम। अगला सवाल 177 नंबर, औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 की किस धारा में कर्मकार यानी वर्कमैन को परिभाषित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 2 के झ में। अगला सवाल 178 नंबर, श्रमिकों के वर्गीकरण में निम्नलिखित सम्मिलित है। तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ है अस्थायी श्रमिक प्रशिक्षु, ब है अस्थायी श्रमिक और स है परिवीक्षाधीन या बदलीकार। अगला सवाल 117 है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 कब पारित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 23 दिसंबर 1986। अगला सवाल 180 नंबर, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम का विस्तार है। तो इसका सही उत्तर होगा स संपूर्ण भारत। अगला सवाल 181 नंबर, बाल श्रम अधिनियम 1986 का उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी है, यानी अ है जिन बालकों ने अपनी आयु का 14 वर्ष पूरा नहीं किया है उन बालकों को निर्दिष्ट व्यवसाय और प्रक्रियाओं में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाना, और ब है जिन प्रतिष्ठानों में बालकों के कार्य करने पर प्रतिबंध नहीं है वहां उनके कार्य करने की दशाओं को विनियमित करना। अगला ऐसा अनसंबंधित कानूनों में बालक की परिभाषा में एकरूपता प्रतिस्थापित आरोपित करना। अगला सवाल 182 नंबर, इस अधिनियम के भाग 1 की धारा 2 के 4 के अंतर्गत प्रतिष्ठान में क्या सम्मिलित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ है दुकान, अल्पाहार गृह, ब है वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और स है कार्यशाला, आवासीय होटल और भोजनालय। अगला सवाल 183 नंबर, बाल श्रम अधिनियम की धारा में बालकों के स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा के बारे में प्रावधान दिए गए। तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 13। अगला सवाल 184 नंबर, घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 निम्न प्रकार की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करता है। तो इसका सही उत्तर होगा स उपयुक्त दोनों, यानी अ है मृत्यु के द्वारा हुई हानि के लिए हितकारियों की अनुपातिक क्षतिपूर्ति और ब है मृतक की संपत्ति की आर्थिक हानि के लिए क्षतिपूर्ति। अगला सवाल 185 नंबर, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत महिला कर्मकार की प्रस्तुति लाभ निम्नलिखित संबंध में प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ है प्रसव काल में, ब है गर्भपात या गर्भधारण के कारण उत्पन्न बीमारी और स है एक शिशु का परिपक्व
के रूप। अगला सवाल 186 नंबर, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की इस धारा में कर्मकार के चिकित्सा लाभ के संबंध में उपबंध दिए गए। तो इसका सही उत्तर होगा अ, धारा 56 में। अगला सवाल 187 नंबर, कारखाना अधिनियम की इस धारा के अंतर्गत दबावयन यानी प्रेशर प्लांट के संबंध में उपबंध दिए गए। तो इसका सही उत्तर होगा स, धारा 31 में। अगला सवाल 188 नंबर, कारखाना अधिनियम की धारा 38 में किस बात का उल्लेख किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अ, आग लगने की दशा में सावधानियां। अगला सवाल 189, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 23 किस पर समान प्रतिषेध उपबंधित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा स, हड़ताल और तालाबंदी पर समान प्रतिषेध। अगला सवाल 190 नंबर, हड़ताल या तालाबंदी कब अवैध समझी नहीं जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी जब वो यह उचित सूचना देने के पश्चात प्रारंभ हुई हो। वह है जब ऐसी हड़ताल अधिनियम की धारा 22 और 23 का उल्लंघन नहीं करती है। और स है जब समझौता या विनियम के लिए वाद का निर्देशन होते समय या अस्तित्व में थी तथा उस समय उसका आरंभ अवैध नहीं था और इसका जारी रहना समूची सरकार के इस अधिनियम की धारा 10(3) के अंतर्गत निश्चित नहीं था। अगला सवाल 192 नंबर, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर होगा अ, समझौता बोर्ड गठन। अगला सवाल 192 नंबर, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 12 के अंतर्गत समझौता अधिकारी के क्या कर्तव्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सर, विवेकात्मक तथा समादेशात्मक। अगला सवाल 193 नंबर, वैध हड़ताल कब होगी? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ है नियोजक की हड़ताल करने से 6 सप्ताह पूर्व के अंदर हड़ताल की सूचना तत्पश्चात यथा उपबंधित रूप में दिए बिना या ब ऐसी सूचना दिए जाने के 14 दिनों के अंदर या यथा उपयुक्त किसी सूचना में उल्लेखित हड़ताल की तारीख के आवाज से पूर्व या। अगला सवाल 194 नंबर, व्यवसाय संघ परिभाषित किया गया है। व्यवसाय संघ अधिनियम की धारा, तो अ, धारा 2 के ज में। अगला सवाल 195 नंबर, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 की किस धारा में आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अ, धारा 20 में। अगला सवाल 196 नंबर, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 2(6) में परिभाषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा अ, मजदूरी। अगला सवाल 197 नंबर, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 5 के अंतर्गत उपबंधित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा द कटौतियों के प्रकार। अगला सवाल 198 नंबर, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7 के अंतर्गत किस संबंध में बताया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ब, प्रकाश। अगला सवाल 199 नंबर, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के कल्याण के लिए उपबंध किस धारा में दिए गए? तो इसका सही उत्तर होगा अ, धारा 42 से 50। अगला सवाल 200, वयस्कों के काम के घंटों के संबंध में किस धारा में उपबंध किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा अ, धारा 51 से 66।